हेलो बच्चों, अभी आज हम इस लेक्चर में 2011 सीसैट के पेपर का जो कॉम्प्रहेंशन है उसके रिमेनिंग पैसेजेस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पैसेज है, अ मॉरल एक्ट मस्ट बी आवर ओन एक्ट, मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम आवर ओन विल। तो इन फर्स्ट 2-3 लाइन्स को आपको अंडरलाइन करना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है, पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। If we act mechanically, there is no moral content in our act. Such action would be moral if we think it proper to act like a machine and do so. For in doing so, we use our discrimination. We should bear in mind the distinction between acting mechanically and acting intentionally. It may be moral of a king to pardon a culprit, but the messenger carrying out the order of pardon plays only a mechanical part in the king's moral act. But if the messenger were to carry out the king's order, considering it to be his duty, his action would be moral one. तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि आप जब भी पैसेज को रीड करें एज अ स्टोरी रीड करें एंड आपका फिंगर जो है वो एज अ पेसर यूज़ करें, ताकि आपका फोकस बना रहे पैसेज पे और उसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो भी पैसेज में इंफॉर्मेशन दी है उस पर आपका फोकस बना रहे, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो हाउ कैन a man understand morality who does not use his own intelligence and power of thought, but lets himself be swept along like a log of wood by a current? Sometimes a man defies convention and acts on his own with a view to absolute good. तो ये जो लास्ट के 2-3 लाइन्स है उसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द थॉट ऑफ द राइटर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो राइटर का थॉट है वो कौन सा स्टेटमेंट अच्छी तरह से बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो अभी हम स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। अ मॉरल एक्ट कॉल्स फॉर यूजिंग आवर डिस्क्रिशन। तो ये हमें पैसेज में दिया हुआ है, अ मॉरल एक्ट कॉल फॉर यूजिंग आवर ओन डिस्क्रिशन। यू कैन सी इन द पैसेज कि अ मॉरल एक्ट मस्ट बी आवर ओन एक्ट और मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम आवर ओन विल। So meaning of this statement is a moral act calls for using our own discretion. So this statement is the correct one. Second statement, man should react. So इफ़ अगर आपको समझ में आया है अभी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कहाँ कहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सी ए में दिया हुआ है, बी में है और डी में है। तो सी जो ऑप्शन है वहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास दैट मीन्स सेकंड जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पर से आपको ये समझ आ जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। फिर भी आप रीड कर सकते हो, मैन शुड रिएक्ट टू सिचुएशन इमीडिएटली। तो अगर आपने पैसेज अच्छी तरह से रीड किया है तो आप इसे समझ सकते हो कि कहीं पर भी ऑथर ने ये मेंशन नहीं किया है कि मैन को सिचुएशन पे इमीडिएटली रिएक्ट करना होगा, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और यहाँ से भी आप एलिमिनेशन करके आप ये जान सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट है, मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी। यहाँ पर भी मस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्सट्रीम कीवर्ड्स जो है मस्ट, ऑल, ओनली, ऑलवेज, एवरी, उनको आपको एलिमिनेट करना है। लेकिन एलिमिनेट करते वक्त आपको उन स्टेटमेंट को
कुछ कुछ एक्सेप्शन केसेस में आपको उस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में दी हुई है, उसके साथ आपको जस्टिफाई करना है। यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पर पैसेज में ऑथर ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि ड्यूटी के बारे में, कि मैन मस्ट डू हिज ड्यूटीज़, कि ड्यूटीज़ के बारे में बिल्कुल भी ये पैसेज नहीं बता रहा है, हमें डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एक्सट्रीम कीवर्ड भी आया है, इसलिए इस ऑप्शन को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेटिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यू कैन कैंसल बी ऑप्शन and C option. Now you have A and D. Now read the fourth one. Man should be able to defy convention in order to be moral. तो ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि मैन को क्या करना है, शुड बी एबल टू डिफाई कन्वेंशन इन ऑर्डर टू बी मॉरल। मॉरल होने के लिए कन्वेंशन को डिफाई करना ज़रूरी है, शुड बी बाइंडिंग है, तो ये कहा गया है। लेकिन हमारा पैसेज क्या कह रहा है कि समटाइम्स कहा गया है, मैन डिफाइज कन्वेंशन एंड एक्ट्स ऑन हिज ओन विथ अ व्यू टू एब्सोल्यूट गुड। तो ये यहाँ पे समटाइम्स कहा गया है, और हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मैन शुड बी एबल टू डिफाई कन्वेंशन इन ऑर्डर टू बी मॉरल। तो यहाँ पे शुड भी कहा गया है और एबल टू डिफाई कन्वेंशन इन ऑर्डर टू बी मॉरल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज है, ये मेंशन किया हुआ नहीं है ऑथर ने कहीं पर भी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग है, तो एलिमिनेट कर दीजिए उसे भी। तो डी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा और ए ऑप्शन हमारा रहेगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसे टिक कर लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर है। मॉरल एक्ट्स कॉल्स फॉर यूजिंग अवर डिस्क्रिशन, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now next question, which of the following statements is the nearest definition of moral action according to the writer? कि moral action का जो भी definition राइटर ने बताया है हमें पैसेज में, उसका नियरेस्ट डेफिनेशन कौन सा है इन स्टेटमेंट में से, वो आपको अभी बताना है। तो स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। इट इज़ अ मैकेनिकल एक्शन बेस्ड ऑन ऑफिशियल ऑर्डर्स फ्रॉम सुपीरियर्स। तो इसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, पैसेज भी बहुत छोटा है और हमने अच्छे से रीड किया है, और आप इजीली बता सकते हो कि ऑफिशियल ऑर्डर्स के बारे में फ्रॉम सुपीरियर्स ऑथर ने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है। तो ये आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज है इंफॉर्मेशन, तो इसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ एन एक्शन बेस्ड ऑन आवर सेंस ऑफ डिस्क्रिशन। यस, दिस इज गिवन इन द पैसेज दैट a moral action should be based on our own sense of discretion। पहले वाले क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं कि a moral acts calls for using our discretion, और सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि it is based an action based on our sense of discretion। तो this is right one, you can directly eliminate A, C and D because B is the right one। अगर आपको फिर भी अगर रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो C and D। इट इज़ अ क्लेवर एक्शन बेस्ड ऑन द क्लैरिटी ऑफ पर्पस। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस के बारे में भी राइटर ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, तो इसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज है, ये इन्फॉर्मेशन एलिमिनेट कर दीजिए। डी ऑप्शन है, इट इज़ अ रिलीजियस एक्शन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। इसे भी ऑथर ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है रिलीजियस एक्शन के बारे में, तो इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए, और आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। Next question, the passage contains a statement, lets himself be saved along like a log of wood by a current। Among the following statements which is are nearest in meaning to this? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि a person does not use his own reason। तो इन स्टेटमेंट्स को आप रीड करके आप थोड़ा सा इन्फर कर सकते हो उसमें से, या
ये ऐसा मीनिंग निकाल सकते हो इसमें से कि लेट्स हिमसेल्फ बी स्वेप्ट अलोंग लाइक अ लॉग ऑफ वुड बाय अ करंट। मतलब ऐसा इंसान या ऐसा एक्शन कि ऐसा इंसान कि जो खुद का डिस्क्रिशन यूज़ नहीं करता है, खुद का थॉट यूज़ नहीं करता है, खुद का ओपिनियन यूज़ नहीं करता है किसी एक्ट को करने के लिए, कि वो लॉग ऑफ वुड की तरह क्या होता है, स्वेप्ट होता है। तो इसका मीनिंग ये निकलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है कि अ पर्सन डज नॉट यूज़ हीज़ ओन रीज़न। यस, a person does not use his own reason or his own will or his own thoughts or opinion. This is the right statement. Second statement is he is susceptible to influence and pressure. Yes, this is also right one, because कि वो लॉग ऑफ वुड बाय करंट की तरह वो स्वेप्ट होता है, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस से या प्रेशर से वो क्या होता है, स्वेप्ट होता है लॉग ऑफ वुड की तरह करंट से। तो ये भी करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट है ही इज़ कैन नॉट विदस्टैंड डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस। ये जो स्टेटमेंट है वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज है। पैसेज में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ही कैन नॉट विदस्टैंड डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस। सो this is a wrong one, so eliminate third option. You can eliminate C option. So fourth one, he is like a log of wood. यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि लॉग ऑफ वुड की तरह, बट हमें जैसा कि बताया गया है वैसे ही मीनिंग नहीं लेना है। उसमें से जो उस स्टेटमेंट में जो हिडन मीनिंग है उसको जान के हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऑथर को क्या कहना है, ऑथर का मीनिंग क्या है इस स्टेटमेंट का कहने का, वो हमें जान के वो इन्फर करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्योंकि जो हमारा पैसेज है वो मोर किस पर फोकस कर रहा है कि खुद का रीज़न, खुद का थॉट, खुद का ओपिनियन यूज़ करना है, खुद का डिस्क्रिशन यूज़ करना है किसी भी एक्ट को करने के लिए। तो ये और इसके अपोजिट जो भी होगा वो इंसान कैसा होगा कि लेट्स हिमसेल्फ बी स्वेप्ट अलोंग लाइक अ लॉग ऑफ वुड बाय अ करंट। तो ये मीनिंग कौन से स्टेटमेंट में दिया है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अ पर्सन डज नॉट यूज़ हिज ओन रीज़न और डिस्क्रिशन और ही इज ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर। सो एलिमिनेटिंग थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, यू कैन eliminate C, D, and first and second are right, and that is given in the B option. So B option is the correct answer for this question. You can see in the passage कि himself be, how can man understand morality who does not use his own intelligence and power of thought and but lets himself be swept along like a log of wood by a current। तो ऑथर को ये कहना है कि जो इंसान खुद का इंटेलिजेंस, खुद का पावर ऑफ थॉट यूज़ नहीं करता है, उसका एक्शन मॉरल कैसे हो सकता है, वो मॉरलिटी के साथ कैसे एक्ट कर सकता है, और वो लॉग ऑफ वुड की तरह करंट के साथ वो क्या होगा, स्वेप्ट हो जाएगा। यही ऑथर को कहना है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Next passage, a country under foreign domination seeks escape from the present in dreams of a vanished age and finds consolation in visions of a past greatness. That is a foolish and dangerous pastime in which many of us indulge. An equally questionable practice for us in India is to imagine that we are still spiritually great though we have come down in the world in other respects. Spiritual or any other greatness cannot be founded on lack of freedom and opportunity or on starvation and misery. Many Western writers have encouraged that notion that Indians are otherworldly. I suppose the poor and unfortunate in every country become to some extent otherworldly unless they become revolutionaries, for this world is evidently not meant for them. So also subject peoples. So again underline first 2 to 3 lines of the passage.
So, as a man grows to maturity, he is not entirely engrossed in or satisfied with the external objective world. He seeks also some inner meaning, some psychological and physical satisfactions. So, also with peoples and civilizations as they mature and grow adult. Every civilization and every people exhibit these parallel streams of an external life and an internal life where they meet or keep close to each other. There is an equilibrium and stability. When they diverge, conflict arises and the crisis that torture the mind and spirit. Again, underline last 2 to 3 lines of the passage. Now let's go to the question part. So first question is, the passage mentions that this world is evidently not meant for them. It refers to the people who. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, सीक फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, लिव इन स्टारवेशन एंड मिजरी एंड बिकम रिवोल्यूशनरीज. सो कि पैसेज जो मेंशन कर रहा है दिस वर्ल्ड इज़ एविडेंटली नॉट मींट फॉर देम, तो ये कौन से लोगों के लिए कह रहा है कि किन लोगों के लिए रेफ़र हो रहा है ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो आप पैसेज में देख सकते हो कि जो भी लोग हैं फॉरेन डोमिनेशन में है और स्टारवेशन में है, जो लैक ऑफ फ्रीडम है और ऑन स्टारवेशन एंड मिजरी है, वो क्या है, दिस वर्ल्ड इज़ evidently not meant for them. So this world is not evidently meant for them. पैसेज क्या कह रहा है हमारा, आई सपोज द पुअर एंड अनफॉर्चुनेट इन एवरी कंट्री बिकम टू सम एक्सटेंट अदर वर्ल्डली अनलेस दे बिकम रिवोल्यूशनरीज फॉर दिस वर्ल्ड इज़ एविडेंटली नॉट मींट फॉर देम. तो पैसेज क्या कह रहा है कि जब तक पुअर और जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं जो कि लैक ऑफ फ्रीडम है और जो स्टारवेशन एंड मिजरी में रह रहे हैं, उनके लिए ये जो वर्ल्ड है ये उनके लिए नहीं है. और फॉर दिस वर्ल्ड इज़ एविडेंटली नॉट मीन फॉर देम अनलेस दे बिकम रिवोल्यूशनरीज. जब तक वो ये रिवोल्यूशनरीज नहीं बनते तब तक वो अदर वर्ल्डली है और ये जो वर्ल्ड है वो उनके लिए नहीं है. फॉर दिस वर्ल्ड इज़ एविडेंटली नॉट मीन फॉर देम. सो आप पैसेज में से इंफॉर्मेशन देख सकते हो और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है. और बिकम रिवोल्यूशनरीज, अगर वो रिवोल्यूशनरीज हो जाएंगे तो ये वर्ल्ड उनके लिए होगा. अदरवाइज दिस वर्ल्ड इज़ एविडेंटली नॉट मीन फॉर देम हु लिव्स इन द स्टारवेशन एंड मिजरी एंड हु सीक फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन. तो एलिमिनेटिंग थर्ड ऑप्शन you will get A and B, but first statement and second statement is the right one, so you will cancel B option and you will have right answer A option. So A is the right option for this question. Now second question, consider the following assumptions. तो जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है कि जब भी अजम्पशन पूछे तो वो डायरेक्टली पैसेज में दिया हुआ नहीं होगा, तो वो हिडन पार्ट होगा और ऑथर का इंटेंशन होगा जो कि आपको समझना है. पैसेज को रीड करके पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका मीनिंग निकाल के आपको जो अजम्पशन है, जो धारणा है ऑथर की, वो आपको समझना है और वो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करिए कि अ कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन कैन नॉट इंडल्ज इन स्पिरिचुअल परस्यूट. सेकंड स्टेटमेंट है पॉवर्टी इज़ एन इम्पेडिमेंट इन द स्पिरिचुअल परस्यूट. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सब्जेक्ट पीपल्स मे बिकम अदर वर्ल्डली.
तो a country under with reference to the passage which of the assumption is are valid. तो first statement, a country under foreign domination cannot indulge in spiritual pursuit. तो पैसेज में ये ऑथर ने मेंशन किया है कि कंट्री अगर फॉरेन डोमिनेशन में भी है तो वो स्पिरिचुअल परस्यूट में इंडल्ज हो सकती है, जैसा कि उन्होंने इंडिया के बारे में मेंशन किया है कि अ कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन सीक्स एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट ड्रीम्स ऑफ वैनिश्ड एज एंड फाइंड्स कंसोलेशन इन विजन्स ऑफ पास्ट ग्रेटनेस. दैट इज foolish and dangerous pastime in which many of us indulge. An equally questionable practice for us in India is to imagine that we are still spiritually great though we have come down in the world in other respects. So इस इन 2 to 3 लाइन्स में से आप ये एजम्पशन निकाल सकते हो कि अगर कंट्री इंडिया हमारा फॉरेन डोमिनेशन में था फिर भी हम स्पिरिचुअली इंडल्ज थे और स्पिरिचुअल थे फिर भी, ऐसा ऑथर को कहना है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऑपोजिट है, जो भी ऑथर का व्यू है उसके ऑपोजिट है, इसीलिए इसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अ कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन कैन नॉट इंडल्ज इन स्पिरिचुअल परस्यूट. तो ये ऑपोजिट व्यू है, तो इसे डायरेक्टली आप कैंसिल कर दीजिए. तो एलिमिनेटिंग फर्स्ट ऑप्शन यू कैन कैंसिल ऑप्शन ए. Now you will have second and third. So poverty is an impediment in the spiritual pursuit. So this is also given in the passage, not directly but mentioned कि spiritual or any other greatness cannot be founded on the lack of the freedom and opportunity or on starvation and misery. Many Western writers have encouraged that notion that in Indians are otherworldly. I suppose the poor and unfortunate in every country become to some extent otherworldly. So from these 2 to 3 lines we can make assumption that poverty is an impediment in the spiritual pursuit, right? So second statement is right. So second statement कहाँ पर दिया है? बी एंड सी में. तो डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपके पास अभी बी एंड सी ऑप्शन रहेगा. तो थर्ड स्टेटमेंट को रीड कीजिए. सब्जेक्ट्स पीपल्स में बिकम अदर वर्ल्डली. तो ये डायरेक्टली पैसेज में दिया हुआ है कि I suppose the poor and unfortunate in every country become to some extent otherworldly unless they become revolutionaries. For this world is evidently not meant for them, so also subject peoples. That means subject peoples के लिए भी जो है ये जो वर्ल्ड होगा वो otherworldly होगा. इन 2 to 3 लाइन्स में से हम ये अजम्पशन निकाल सकते हैं कि सब्जेक्ट पीपल्स के लिए भी जो ये वर्ल्ड है वो अदर वर्ल्ड ही होगा. तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारा वो करेक्ट है. और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो सी में दिया हुआ है. तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. तो सी को आप टिक कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेज थीमेटिकली सेंटर्स ऑन. तो थीम पूछिए, मतलब सब्जेक्ट जो है सेंटर आइडिया जो है कि जो सब्जेक्ट जिस पर ऑथर ने डिस्कस किया हुआ है वो क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो स्टेटमेंट्स रीड करते. द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल. यस, दिस इज ओनली डिस्कस इन द पैसेज. यू कैन easily guess this one कि the state of mind of oppressed people. The passage is talking about the domination. That means the people who are oppressed people. So the state of mind of oppressed people is the right one. And you can read other options also. Starvation and misery. No, passage is talking about starvation and misery, but that is not the theme of the passage.
So this is wrong one. And C1, the growth of civilization. The passage is talking about the civilization, but not about the growth of the civilization. So option C is also wrong one. Body, mind and spirit of the people in general. No, passage is not talking about the body, mind, spirit of the people in general. तो पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है कि जो ऑपरेस पीपल है, जिनका शोषण हो रहा है या जो फॉरेन डोमिनेशन में है, जो पुअर है, उनका जो माइंडसेट है उसके बारे में पैसेज हमें डिस्कस कर रहा है कि कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन और उनकी मेंटलिटी क्या होगी उसके बारे में, कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ है उनके बारे में, और उनका माइंड एंड स्पिरिट जो है उनके बारे में हमें पैसेज डिस्कस कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है कि पैसेज का थीम क्या है, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑपरेस्ड पीपल। सो A1 इज़ द राइट आंसर, टिक द A1। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द टॉर्चर ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट इज कॉज्ड, कि माइंड एंड स्पिरिट का जो टॉर्चर है वो किसकी वजह से होगा, कि बाय द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। नो, दैट इज़ नॉट गिवन इन द पैसेज। ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी आपको पैसेज पे बेस्ड ही देना है, खुद का ओपिनियन यूज़ नहीं करना है, खुद का नॉलेज यूज़ नहीं करना है कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि हाँ बाय द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, क्योंकि इसमें भी पीपल्स का ऑपरेशन होता है तो ये कॉज हो सकता है, ऐसे आप कह सकते हो, लेकिन पैसेज में ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो ये फॉरेन डोमिनेशन का इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए इसे एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन है बाय द डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन एंड फाइंड कंसोलेशन इन विजन्स ऑफ पास्ट ग्रेटनेस। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट गिवन इन द पैसेज, दिस इज गिवन इन द पैसेज बट दिस इज नॉट द कॉज बिहाइंड द टॉर्चर ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। तो ये जो टॉर्चर जो होता है माइंड एंड स्पिरिट का, इसके पीछे का ये रीज़न नहीं है, पैसेज हमारा ये डिस्कस नहीं कर रहा है, मेंशन नहीं कर रहा है, इसलिए इसे भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। नाउ यू विल हैव C एंड D। तो रीड C1, ड्यू टू लैक ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन एन एक्सटर्नल लाइफ एंड एन इंटरनल लाइफ। ये पैसेज में दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्सटर्नल लाइफ एंड इंटरनल लाइफ। तो पैसेज क्या कह रहा है कि सो ऑल्सो विद द पीपल्स एंड civilization as they mature and grow adult, every civilization and every people exhibit these parallel streams of an external life and internal life. Yes, and where they meet or keep close to each other, there is an equilibrium and stability. When they diverge, conflict arises and the crisis that torture द माइंड एंड स्पिरिट। इसका मीनिंग क्या निकलता है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी एक्सटर्नल लाइफ एंड इंटरनल लाइफ का, तो क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे और उससे जो क्राइसिस होंगे उससे टॉर्चर होगा माइंड एंड स्पिरिट का। तो यहाँ पर से ये मीनिंग निकलता है कि लैक ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी कैन कॉज टॉर्चर ऑफ माइंड एंड स्पिरिट। तो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है, ये कॉज हो सकता है इसके बिहाइंड। तो फिर भी हम फोर्थ वाला स्टेटमेंट रीड करते हैं, ड्यू टू वंस इनएबिलिटी टू आइदर रिवोल्यूशनरी और अदर वर्ल्ड। दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज। पैसेज इज नॉट टॉकिंग एट ऑल अबाउट द ड्यू टू वंस इनएबिलिटी, किसी की इनएबिलिटी या इनएबिलिटी के बारे में नहीं बोल रहा है कि रिवोल्यूशनरी बन सकते या अदर वर्ल्डली बन सकते, ये मेंशन नहीं कर रहा है पैसेज, इसलिए आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज है या अपोजिट व्यू है पैसेज का, इसलिए हम इसे एलिमिनेट कर देंगे और सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। तो hope so all of you understood what we learned in this lecture. If you have any doubt you can ask me in the comment section and we will solve remaining questions, remaining passages in next lecture, and stay tuned with me, enjoy learning,
Do not take burden, learn with fun.